रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर कर? यस मैम। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसमें इलास्ट्रेशन 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी बस एमसीक्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और शायद ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बाकी करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है। लास्ट पढ़ लेते हैं लाइन। हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है फॉर मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो इन द बुक्स अब ये सब जो है लिख लोगे तुम लोग। ठीक है, वो फॉर्मेट तो पता होता ही है। तो यहाँ पर बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एग्जाम में जब देगा पूरा लेकिन लिखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और ऊपर इन द बुक सब ये सब लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ऐसे ही करवा देते हैं क्योंकि फॉर्मेट कर लोगे तुम लोग, ये मानते हैं। तो मिस्टर पंकज रन से फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री चलाते, तो इससे पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स। ठीक है, ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो एक्सपोर्ट करने लायक मोटर स्पेयर्स ये बनाते हैं। अच्छा, फिर क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिटेल्स वेर ऑब्टेन अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दोनों दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग, रिटर्न, इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब खर्चे, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, ये सब हमें दिया हुआ है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के देने के लिए बोला है। ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है कि कहाँ क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए, छोटा सा चैप्टर, इसे और बाकी नहीं रखेंगे। तो ये हो गया 3,90,000। क्लोजिंग वाला किधर जाता है, बोलो क्लोजिंग किधर जाता है। रूल्स सब बता दिए क्यों जाता है क्या नहीं। बोलो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी किधर लिखोगे। मैम क्लोजिंग बाम दिखे मैंने क्रेडिट है यार। बाई साइड में जाएगा 5,07,000। अच्छा, अब इसके बाद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का परचेज, ओपनिंग क्लोज, रिटर्न, ये जो भी है आप एक्सेप्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल तो अलग से लिखेंगे। इनडायरेक्ट जो भी खर्चा होता है उसे अलग से लिखा जाता है, रॉ मटेरियल का डायरेक्ट। तो इससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है, तो हम लोग वही निकालेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कंज्यूम्ड मतलब हमें क्या निकालना होता है कि कितना इस बार यूज हुआ है। वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल है तो वो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री दिए, मैंने स्टॉक लिख दिया, तुम लोग चाहो तो इन्वेंट्री भी लिख सकते हो। जो कुछ बोला नहीं है तो स्टॉक इन्वेंट्री जो चाहो लिख सकते हो। ओपनिंग है 3,02,000, परचेज है 12,10,000, तो 3,02,000। ठीक है, फिर परचेज है 12,10,000, लेकिन हम लोग को नेट परचेज निकालना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न भी दिया हुआ था। ठीक है, तो नेट परचेज निकाल लेंगे। 12,10,000 माइनस हो जाएगा रिटर्न में 18,000। अच्छा, तो ये करने से हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल, कि एक्चुअली कितना अवेलेबल है, लेकिन मुझे तो कंज्यूम्ड चाहिए, तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मेरे पास 3,02,000 का रॉ मटेरियल था, मैंने और 12,10,000 खरीदा, बट 18,000 रिटर्न कर दिया। तो अभी मेरे पास कितना जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बोलो। मैम 14,94,000। हाँ, 14,94,000 अवेलेबल है टोटल यूज करने के लिए, लेकिन पड़ा हुआ अभी कितना है मेरे पास, 3,10,000, यानी बाकी हम लोगों ने यूज किया है। मेरे पास इतना अवेलेबल था, अब बस 3,10,000 ही बचा, तो इसका मतलब बाकी मैंने यूज कर लिया। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 11,84,000, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अच्छा, अब देखो रॉ मटेरियल हो गया, अब इनडायरेक्ट सब एक ही साथ लिखेंगे। वेजेस में है डायरेक्ट वेजेस, तो टू डायरेक्ट वेजेस, इसमें कुछ भी और एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस के बाद इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट सारा नीचे एक साथ लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000, टू डायरेक्ट
एक्सपेंस, ठीक है, ये हमें बता ही दिया है कि रॉयल्टी डायरेक्ट मानना है, तो हम लोग कुछ ढूंढेंगे नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोला है क्वेश्चन तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो रॉयल्टी 1,30,000। अच्छा, उसके बाद और क्या बचा, सारा इनडायरेक्ट खर्चा, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, ये तो दिख ही रहा है, और ये सब रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम लोग यहाँ पर ओवरहेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक ही बात है, जो चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स बोला जाता है, ओवरहेड्स में है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल ये सब मैंने एग्जांपल दिया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे हम लोग पहचानेंगे, कि जो मटेरियल हमारे, जैसे मैंने बोला था कि फर्नीचर में लगने वाला फेविकॉल, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, इनडायरेक्ट वेजेस 48,000। 16,000, अच्छा इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं, टोटल करके बाहर लिखते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस 48,000। उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, रिपेयर मेंटेनेंस 2,30,000। रिपेयर मेंटेनेंस क्यों इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा जब हम अपने फिनिश गुड्स में ऐड करेंगे तो आसानी से, तो अब 2,30,000 कोई एक यूनिट में तो ऐड नहीं कर सकते, फिर उसे मुझे ऐड करने के लिए कोई बेसिस वगैरह ढूंढना पड़ेगा, तो वो हो जाता है मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। और डायरेक्टली जाके लग जाएगा वो डायरेक्ट होता है। डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, जो फैक्ट्री शेड बना हुआ है उसका डिप्रिसिएशन, तो वो भी तो मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना है। तो फैक्ट्री शेड 40,000 और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000। तो ये सब मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि ये कोई भी खर्चा हम लोग डायरेक्टली 1 यूनिट प्रोडक्ट में ऐड नहीं करके, मतलब ऐड करके निकाल तो नहीं सकते ना आसानी से, इसीलिए ये सब मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। तो कितना हो जाएगा, 40 और 60, 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3,30,000, 3,30,000, मैम 3,94,000। टोटल 3,94,000। अच्छा, अब 3,94,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,10,000, तो हो जाएगा 3,40,000। 3,40,000 या 3,94,000, 3,40,000। मैम 19,18,000 আসছে। টোটাল সব অ্যাড করবো, আরো বেশি আসে কত? मैम 23,08,000 আসছে। 23,08,000, ये ठीक है। ये आ रहा है हम लोग का 23,08,000। अच्छा, एक डेटा अभी तक लिखा नहीं है, बाई प्रोडक्ट बेच के हमें कुछ मिला है, बाई प्रोडक्ट वगैरह भी मैंने बता दिया था, 20,000 मिला है बाई प्रोडक्ट बेच के, तो वो मेरा इनकम होता है, मतलब वो मेरे फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट को कम करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग कॉस्ट को कम करता है, तो इधर लिखते हैं, तो बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो 20,000, तो 20 प्लस 5,07,000, मतलब कितना हो जाएगा, ये जितना भी आए उससे माइनस करना पड़ेगा, तो 5,07,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 5,27,000। 5,27,000 से ये माइनस करना है। 17,81,000, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हुआ उसका कॉस्ट, ये हुआ। सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या दिया है। Following are the manufacturing account, creditor account, and trading account provided by Mr. Shivi related to 2021-22. There are certain figures missing from these accounts. तो ये कुछ missing figure जैसा दिया है, एक मेटेरियल अकाउंट दिया, एक क्रेडिटर, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, हमें क्या करना है, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मेटेरियल अकाउंट बना के देना है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे यहाँ पर 3 अकाउंट दिया है जो कि आधा अधूरा बना हुआ है, बट मुझे फाइनली सोल्यूशन में 2 ही चीज दिखाना है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है रॉ
मेटेरियल अकाउंट, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाना। और ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से मुझे इसको पूरा पूरा बना के रेडी करना है, ठीक है। तो हम पहले सोल्यूशन में दो अकाउंट लिख लेते हैं कि जो मुझे बना के देना है। एक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और एक है रॉ मेटेरियल अकाउंट। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना बना के करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला बात है कि रॉ मटेरियल में जो लिखा हुआ है वो लिख डालते हैं। पहला यही वाला है, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, बट वो खाली है, ठीक है, हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, जो बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये सब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जाके ये अकाउंट फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये इस पे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये खाली है। टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर है बाय ट्रेडिंग। ये सब मैंने लिखा नहीं है अभी, ठीक है। ये इस पे डेटा लिखा नहीं है कि जगह पे, यहाँ पर लिख लिया एक जगह पे, अब देख लेंगे। ये भी बाद में लिखने से अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मत मिटाना, हम जस्ट इसको हटा देते एक बार, ठीक है। तुम लोग मत हटाओ, लिख दिया है कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ तो वो हम लोगों ने लिख लिया, हमें ये डेटा फुलफिल करना है, जिसमें से कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये 3 डेटा अवेलेबल है, और उधर से जो मैंने हटाया वो एक डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास एक क्रेडिटर अकाउंट भी है, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट जो है, वहां पर लिखा हुआ है हम लोग का, टू बैंक, टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी, इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम क्रेडिटर अकाउंट को ही बनाएंगे। इसको वर्किंग नोट में इसीलिए दिया क्योंकि इसको हमें फाइनली दिखाने मना किया, मतलब सोल्यूशन में दिखाने बोला नहीं है, तो फिर इसको वर्किंग नोट में दे देंगे। टू बैंक 22 लाख, टू बैलेंस सीडी 6 लाख, टू बैलेंस सीडी 6 लाख, बाई बैलेंस बीडी 15 लाख, और इधर हमारा टैली नहीं है, तो टैली करना पड़ेगा। मतलब हम लोग चाहे तो टैली कर सकते हैं ना। मतलब कैसे करेंगे, देखो, क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोगों ने कुछ खरीदा था, तो देखो क्रेडिटर मतलब जिसको हम लोग बाद में पैसा देंगे। तो हम लोगों ने क्रेडिटर को पहले से ही 15 लाख रुपए देने का बात कर रखा है। मतलब जो सामान खरीदा था उसमें क्रेडिटर को 15 लाख हमारा पेबल है, लाइबिलिटी दिख रहा है। अभी हम लोगों ने और 22 लाख का सामान खरीद लिया, 22 लाख पे किया है। अब देखो 15 लाख का बाकी था, कोई किसी को 22 लाख तो ऐसे ही नहीं पे करेगा, मतलब अभी भी हम लोगों ने कुछ और खरीदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए दिख रहा है कि अभी क्रेडिटर को कितना देना है, अभी भी 6 लाख क्रेडिटर का बाकी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, इधर 28 लाख आएगा, ठीक है, और इधर भी 28 लाख आएगा। अब यहाँ पर बैलेंस करके कितना आ रहा है, बैलेंस करके नहीं बोल सकोगे, इधर 28 लाख है, इधर 15 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। मैम 28 क्या ना। 22 और 6 लाख जो कुल 28 लाख हो चाहिए। ओ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। 28 लाख और 15 लाख का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। 13 लाख। 13 लाख। अब इस 13 लाख को क्या बोलोगे, मतलब देखो अकाउंट रीड करने आना चाहिए, जर्नल एंट्री तो सीखा हुआ है सभी का, ठीक है। तो
ये बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या है कि मुझे क्रेडिटर को 15 लाख देना था, फिर दिखा रहा है क्रेडिटर टू बैंक। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उसे 22 लाख दे दिया। अब हम पागल थोड़ी ना है कि 15 लाख मिलेगा किसी को हम 22 लाख दे देंगे, तो मैंने उससे और भी सामान खरीदा होगा, जिसका प्रूफ क्या है कि मेरा अभी क्रेडिटर को 6 लाख का ड्यू दिखा रहा है। पहले 15 लाख का था, मैंने उसे 22 लाख दिया है, तो उसके हिसाब से तो मेरा कुछ ड्यू रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा 6 लाख का ड्यू क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब मैंने करेंटली भी कुछ खरीदा होगा। तो क्रेडिटर से कुछ परचेस करने का एंट्री क्या होता है? नहीं पता है। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। हाँ, तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर में क्या पुट होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट तो क्रेडिट परचेस पे ही खुलेगा, अदरवाइज तो नहीं खुलेगा ना। क्रेडिटर के साथ पहला एंट्री तो परचेस टू क्रेडिटर ही होता है, उसके बाद पेमेंट आता है। तो फिर ये जो है यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये तुम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा कि यहाँ क्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट में बाई क्रेडिटर तो बैलेंस बाई परचेस, अभी तो रीड किया ना, परचेस टू क्रेडिटर, तो क्या लिखना पड़ेगा? बाई परचेस। परचेज। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, तुम लोग का एक चैप्टर आएगा सिंगल एंट्री बोल के। ठीक है, तो जिनका 11-12 हो गया उनको पता होगा सिंगल एंट्री होता है। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनको स्कूल लाइफ में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो वहां सब ना हमें खुद से समझना पड़ता है कि भाई यहाँ क्या लिखे। ये 13 लाख तो लिख लिया, वो तो मैथमेटिक्स हो गया भाई, इधर 28 है, इधर 28 है, इधर 15 है, तो इधर 13 आ जाएगा, वो तो ठीक है। बट इसको लिखे क्या, उसके लिए पता करना पड़ता है कि मेरा अकाउंट क्या है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर, कभी भी मेरे बिजनेस में क्रेडिटर जनरेट होता है तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर, वही तो मिसिंग है। तब फिर अकाउंट कैसे बनेगा, इसका मतलब परचेज का डेटा नहीं दिया हुआ है। तो सीधा सा बात है, देखो मैंने 15 लाख का ड्यू रखा था प्रीवियस ईयर, अभी मैंने उसे 22 लाख पे किया, तो अब 15 लाख का ड्यू तो पहले का खत्म हो गया, मैंने उसे 22 लाख दिया, तो इसका मतलब 22 माइनस 15, मैंने उसे एक्स्ट्रा कितना दिया, 7 लाख। अब कोई किसी को 7 लाख तो एक्स्ट्रा देगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम लोगों ने उससे कुछ और भी परचेस किया है। कितना किया है, 13 लाख का। तो 13 लाख में 7 लाख उसने एडजस्ट कर दिया और बाकी 6 लाख दिखा दिया, इसीलिए यहाँ पर 6 लाख दिख रहा है। ठीक है, तो अकाउंट रीड करने आना चाहिए। देखो पोस्ट तो कर ही लोगे, सीख जाओगे तो भाई, परचेस टू क्रेडिटर तो बाई परचेस लिखेंगे, वो तो कर ही लोगे, बट अकाउंट को रीड नहीं करोगे तो उस चैप्टर में दिक्कत होगा। ऐसे मिसिंग फिगर्स वाले टॉपिक में भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो चीज को समझो कि क्या दिया है। क्रेडिटर टू बैंक मतलब मैंने क्रेडिटर को इतना पैसा दिया है, और ये बाई बैलेंस टू बैलेंस का मतलब प्रीवियस ईयर का 15 लाख बाकी, करेंट ईयर में 6 लाख बाकी हुआ, और पेमेंट इतना किया। तो फिर क्या एंट्री मिसिंग है, तो मेन एंट्री तो मिसिंग है, क्रेडिटर टू परचेस। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये परचेज अकाउंट में हम लोग लिख सकते हैं। तो परचेज हम लोग क्या किए, रॉ मेटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हाइफन देके रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया है, क्योंकि परचेज एक ही आइटम हमारा दिया हुआ है। तो अब ये रॉ मटेरियल अकाउंट में टू क्रेडिटर बोल के कितना लिख दोगे, बोलो? मैम 13 लाख। 13 लाख लिख दोगे, क्रॉस पोस्टिंग। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ तो परचेज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो रॉ मटेरियल है, तुम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ नाम दे दिया है रॉ मटेरियल, इसी वजह से तो मैंने भी तो बोला तुम लोग लिख ही सकते हो बाई रॉ मटेरियल परचेज बोल के। तो इसके आगे अगर हम रॉ मटेरियल और इसके साथ अगर नाम जोड़ दे परचेज तो हम जोड़ ही सकते हैं। बट अब क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल दिया है तो वैसे ही लिखेंगे ना, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो हमें कंसेप्ट समझने से मतलब है, अब क्वेश्चन में नहीं लिखा है रॉ मटेरियल परचेज तो ये हमारा गलती नहीं है। तो बाकी ऐसे लिख सकते हैं रॉ मटेरियल परचेज बोल के। तो क्रेडिटर जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, तो यहाँ पर वर्किंग नोट 1 करके हम लोग 13 लाख लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास नीचे अवेलेबल है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट ए डिप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। बोल रहा है कि हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है 10 लाख का, जो कि एंट्री करना हम लोग भूल गए। तो मशीनरी में 10% डिप्रिशिएशन भी चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात है। तो अगर हम लोगों ने मशीन खरीदा बट हम लोगों ने उसका एंट्री करना ही भूल गए, तो इसका इम्पैक्ट मुझे बोलो कौन से अकाउंट में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि रॉ मटेरियल में आएगा? हमारे सोल्यूशन के हिसाब से बोल रहे हैं। हम लोगों ने एक मशीन खरीदा बट उसको उसका एंट्री नहीं किया, तो उस पर डिप्रिशिएशन भी नहीं लगाया। तो पहले बोलो मशीन खरीदने से कहाँ लिखते हो? अरे बोलो, मशीन एसेट होता है, एसेट कहाँ लिखते हो?
मैम एसेट तो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कहाँ लिखते हैं? पीएल में। मैन्युफैक्चरिंग पीएल में लिखते हैं, बट ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हैं तो प्लांट पे लगने वाला जो मशीन या प्लांट या फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन कहाँ पर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मुझे डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ओमिटेड कितना हो जाएगा? 10 लाख का मशीन था, उस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 10%। टाइम कुछ नहीं बोला है तो फिर हम लोग 1 ईयर मान के चलेंगे। जब हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 1 ईयर मानेंगे। तो ये मतलब कब खरीदा गया, कुछ तो बोला नहीं है ना। अगर डेट वेट बोलता तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और वो कहाँ चार्ज होगा? हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अच्छा, अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पहले से ही डिप्रिसिएशन दिख रहा है 2 लाख, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस मशीन को रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन उस पे लगा नहीं था। तो अभी ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट फिर कितना हो जाएगा? 1 लाख तो मिसिंग है ना यहाँ पर। ये 2 लाख जो दिख रहा है वो ऑलरेडी इन्होंने चार्ज किया होगा। तो बोलो कितना होना चाहिए? मैम 3 लाख। 3 लाख होगा। जो है पहले से वो तो रहेगा ही, उसमें कोई गलती है, कुछ तो नहीं बोला ना। तो फिर करेक्ट डिप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग का कितना हो जाएगा? पहले से जो दिख रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये खर्चा हम लोगों ने दिखाया है, एक खर्चा हम लोगों ने दिखाया नहीं जो कि ऑमिट हो गया हमसे। तो फिर इसका आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा 3 लाख। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको फिलअप कर अभी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 लगा के 3। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं वेजेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। पेड टू फैक्ट्री वर्कर 3 लाख। अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज क्या है, वेजेस इंक्लूड मतलब इस 3,50,000 के अंदर इंक्लूड है। अभी ये जो 1 लाख निकाला उसमें ये 2 लाख में 1 लाख इंक्लूड है ऐसा कुछ नहीं बोला था हमें। 2 लाख डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है, 1 लाख हम लोगों ने गलती से चार्ज नहीं किया तो 1 लाख हम लोगों ने यहाँ एड ऑन कर दिया। बट यहाँ पर बोल रहा है कि इस वेजेस में इंक्लूड है फैक्ट्री वर्कर का 3 लाख, और ऑफिस पे जो लेबर काम करते हैं उनको दिया गया 50,000। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या फैक्ट्री का वेजेस और ऑफिस का वेजेस दोनों आना चाहिए, या दोनों नहीं आना चाहिए, या कोई एक आना चाहिए? ম্যাম অফিসেরটা তো আসবে না, ওয়ার্কার্সেরটা আসবে। हाँ, फैक्ट्री वर्कर टास्क पे ऑफिस का कहाँ आता है? सही हुआ है, बट हम पूछ रहे हैं ऑफिस का कहाँ जाएगा? पीएल में जाता है, पीएल ठीक है। तो इसका मतलब वेजेस को करेक्ट करेंगे तो वेजेस कितना लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों मिला के तो 3,50,000 है, जिसमें से हम लोग बोल रहे हैं 50,000 नहीं आना चाहिए। तो फिर यहाँ कितना आएगा? ম্যাম 50,000। 50,000 আসবে না তো? 50,000 কি করে আসবে? মানে 3 লাখটা ওখানে 3 লাখ আসবে, এখানে শুধু 3 লাখ আসবে না, 50,000 থোড়ি না আসবে। এটা তো ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্টে কোনটা আসবে? कौन सा आएगा मैन्युफैक्चरिंग? 3 लाख आएगा ना। तो वेजेस यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, वेजेस 50,000 will be excluded from manufacturing account as they pertain to ऑफिस एंड, मतलब ये ऑफिस का रिलेटेड है या रिलेटेड टू ऑफिस लिख दो, एंड हेंस विल बी चार्ज टू पीएल। अपने लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, बस इतना लिखना है क्योंकि ऑफिस रिलेटेड आइटम है तो ये पीएल में जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो फिर इधर कितना आएगा? ओनली 3 लाख आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख आएगा। अच्छा, अब वेजेस के बाद
यहाँ पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 2,44,000 दिख रहा है, इसमें ये सारी चीज इंक्लूडेड है। अब देखेंगे कि सब सही से इंक्लूड है या कुछ गलत है या क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% टू ऑफिस, बोल रहा है इसमें 80,000 है, लेकिन ये 80,000 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। जिस इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है वहां पर 30% ऑफिस का भी बिल इंक्लूडेड है, तो क्या पूरा 80,000 यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैम 70% আছে। हाँ, तो कितना हो जाएगा 70% मतलब? मैम 56,000 होगा। 56, हाँ 56,000 आएगा। तो हमें ये ठीक करना पड़ेगा, तो हम लोग बनाते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। तो एक्सपेंसेस टू बी, अब देखो टू बी इंक्लूडेड भी लिख सकते हो, टू बी एक्सक्लूडेड भी लिख सकते हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं क्या क्या इंक्लूड होगा, तो 80,000 का 70% लिख दिया, ऐसे करके पूरा टोटल करके भी दिखा सकते हो या 2,44,000 से लेस करके भी दिखा सकते हो, जो ठीक लगे। तो हम कर देते एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का हम लोग का कितना आना चाहिए, 80,000 इंटू 70% यानी 56,000। अब कोई कोई ऐसा भी सोच कर सकता है कि भाई इसमें से क्या लेस होना चाहिए, तो अगर हम लोग लेस वाला करते हैं, मतलब दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो 2,44,000 से 80,000 का 30% लेस कर देंगे यानी 24,000। अच्छा, फ्यूल चार्जेस 20,000, क्या ये ठीक है, ऐड हो रखा है, तो क्या कोई गलती है? मतलब फ्यूल चार्जेस आना चाहिए, नहीं है फ्यूल मतलब आग आग मतलब जो जिससे कारखाने में काम होता है ना, फैक्ट्री में, वो फ्यूल। अब फ्यूल जो है मतलब, তা আসবে, ঠিক আছে এটা। हाँ तो फिर ये इंक्लूड होना चाहिए, तो ये लिख देते फ्यूल चार्जेस आना चाहिए। तो 20,000 तो हमारा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड 35,000, तो फ्रेट इनवर्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फ्रेट इनवर्ट मतलब कैरेज इनवर्ट की तरह। फ्रेट इनवर्ट कब लग सकता है, जब हम लोग कुछ लेके आ रहे हैं उसके लिए भाड़ा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल खरीदने का डेटा अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो उसको खरीद के लेके आने के लिए जो भाड़ा लगता है वो भी जाएगा। लास्ट क्लास में किया था तो कैरेज ऑन परचेज था, तो कहाँ दिया था, अगर याद है तो देख। अरे इतना कुछ तो बता दिया कि अगर रॉ मटेरियल আমি এটা खरीद के लेके आ रहे हैं, बोलो। আমি এটা দেখে না আসবে। आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगर रॉ मटेरियल परचेज मैन्युफैक्चरिंग में आता है, तो रॉ मटेरियल को परचेज करके लेके आने का खर्चा भी यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉ मेट सॉरी क्या लिखे, फ्रेट इनवर्ड। हम रॉ मटेरियल परचेज लिख रहे थे गलती से, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड ये आ जाएगा 35,000, ठीक है। ये ऐसा मत सोचो कि ये ट्रेडिंग में आता था, फाइनल अकाउंट जैसे 11-12 में अगर किया हुआ है तो सोच रहे होगे, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो वो ट्रेडिंग में ही आएगा ना, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, हम लोग किसी से फिनिश गुड्स खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं। तो हम लोग जब फिनिश गुड्स खरीद के लेके आते हैं, तब भी तो हमें भाड़ा लग सकता है ना उस गुड्स को कैरी करके लेके आने के लिए। तो इस बार वो ट्रेडिंग में इसीलिए नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग कुछ खरीद के लेके नहीं आ रहे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो चाहिए वो खरीद के लेके आते हैं, खुद बनाते हैं, फिर वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं। फिर डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं और डिलीवरी चार्जेस हो रहा है 20,000, तो डिलीवरी चार्जेस क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा? अच्छा, डिलीवरी चार्जेस कहाँ आता है? डिलीवरी चार्जेस कैसा खर्चा है? फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये तो 3 पार्ट होता है। फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में आता है, वो ट्रांसफर होकर ट्रेडिंग में आता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट हमारा पीएल में आता है, ये बोला मैंने लास्ट में। तो डिलीवरी चार्जेस कैसा खर्चा है? हाँ बोल। পিএলে আসবে মানে সেলিং। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ये पीएल में आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ये 3 खर्चा आ जाएगा, तो ये 3 खर्चा हम लोग का कितना हो रहा है,
56 प्लस 20 प्लस 35, तो ये आ जा रहा है 1,11,000। ठीक है, 1,11,000 आ जा रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया पता है? अब यहाँ पर हमें बोला था कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, लेकिन ये सब ऐड करके ना 2,44,000 नहीं आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, यहाँ जो 2,44,000 दिख रहा है ना, तो अब देखो 80,000, বলো একবার। হ্যাঁ জি, তুমি কিছু বলো, আমি দেখছি, শুনতে পাচ্ছি না। না, আওয়াজ আসছে না। রিজয়েন করো, তোমার আওয়াজ পাচ্ছি না। এবার বলো। হালকা সাউন্ড এলো, বাট কেটে গেল। আই থিঙ্ক তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে বোধহয়, এর কারণে মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি না। হয় এরকম মাঝে মাঝে, হয়তো একটু পরে চলে আসবে আওয়াজ। তুমি তো রিজয়েন করলে, তাও হলো না। মনে হচ্ছে একটু পরে চলে আসবে। ঠিক আছে, আমাকে দরকার হলে ততক্ষণে হোয়াটসঅ্যাপে আনসার দাও, কিন্তু বলতে থাকো। যখনই ঠিক হয়ে যাবে না, মাইক মাইক ইস্যু হতে পারে তোমার, তো শুনতে পেয়ে যাবে আমি। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने तो इस तरीके से कर दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, 80,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, ये सब इंक्लूड था इसमें बोल रहा है, लेकिन ये सब मिला के 1,55,000 हो रहा है, 2,44,000 नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये सब के अलावा भी कोई और खर्चा है जो यहाँ पर इंक्लूडेड है, लेकिन हमें बस ये 4 आइटम बता दिया है कि ये इंक्लूडेड है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ये 4 आइटम रहेगा नहीं रहेगा, या कितना पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये इस तरीके से भी हो जाएगा। कैसे होगा बोलो तो, फिर 2,44,000 से 1,55,000 लेस करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। जो आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह रहेगा ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा टफ हो जाएगा ये चीज। तो हम लोग जो है इंक्लूडेड नहीं करके एक्सक्लूडेड करके करते हैं। हम ना ये भी रहने देते हैं, तो तुम लोग बाद में इसको भी समझ जाओगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर दिख रहा है ना 2,44,000, 2 लाख, ये देखो, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है, ठीक है, 2,44,000, उसमें से हम लोगों ने कितने वैल्यूज का जो है करेक्शन कर लिया? 1,55,000 जो टोटल था यहाँ पर, देखो उसमें से क्या आएगा नहीं आएगा उसका हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो बाकी 2,44,000 माइनस कर देते हैं, मतलब 89,000 जो है ये हम लोग का यहाँ पर आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें गलत है, कुछ अमाउंट सही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 लाख। ऐसे करके भी किया जा सकता है, या फिर अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है, तो हम और एक तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब क्या क्या एक्सक्लूड होना चाहिए जो कि गलत है। तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है कितना? 2,44,000। अब इसमें से मुझे लेस क्या क्या कर देना चाहिए जो नहीं आना चाहिए? जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 30% नहीं आना चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 30% नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 24,000 मेरा हट जाना चाहिए। लेस फ्यूल चार्जेस आना चाहिए, तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फ्रेट इनवर्ड आना चाहिए, तो उसको भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब सही उसमें इंक्लूडेड है। डिलीवरी चार्जेस जो है कस्टमर का, वो नहीं आना चाहिए, तो ये हटा देते हैं। डिलीवरी चार्जेस ये हटा देते हैं, ये नहीं आना चाहिए, ये गलत इंक्लूडेड है।
तो इसका मतलब 44,000 लेस होकर 2 लाख आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो यही आसान तरीका है, बाकी मैंने ये कर डाला था तो ऐसे भी होगा वो मैंने बता दिया। मतलब देखो सीधा बात है, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ये, और इसमें बोला है कि कुछ ऐसे आइटम इंक्लूडेड, 4 आइटम के बारे में मैं बताया, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सही इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। जैसे 2 आइटम तो ठीक है, लाइक फ्यूल चार्जेस, फ्रेट इनवर्ट, ये 2 आइटम इंक्लूडेड है, ये सही है, ये इंक्लूड होना भी चाहिए। बट डिलीवरी चार्जेस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी होता, बट उसमें क्योंकि ऑफिस का बिल अलग है और फैक्ट्री का अलग है तो ऑफिस वाला हट जाएगा, तो फिर बचा हुआ अमाउंट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और मैंने जो करवाया यहाँ पर इसके पहले वो भी सही है, बट वो थोड़ा मेथड लेंदी भी है, समझने में हो सकता है दिक्कत है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आना चाहिए, फ्यूल चार्जेस आना चाहिए, फ्रेट इनवर्ड आना चाहिए, तो मैंने बोला 1,11,000 आना चाहिए, तो 2,44,000 में से 2,44,000 में अगर 1,11,000 मेरा आना चाहिए, और यहाँ पर ये जो गिवन था जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किया वो हम लोग का आया, देखो 80,000 और 20,000 हो गया 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा 55,000। 1,55,000 में से क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। तो बाकी जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के आ जाएगा, तो ऐड करके 2 लाख आ गया। बट हम बोलेंगे इग्नोर दिस, ये वाला करो, ये ठीक है, ये समझने में भी आसान है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के 2 लाख। तो बोलो ये वाला समझ में आया ना कि 2 लाख जो हुआ कैसे हुआ। नीचे वाला ही समझो, ऊपर वाला छोड़ो। अगर ऊपर वाला भी समझ में आता है तो अच्छा बात है, बट करना एग्जाम में नीचे वाला ही, उसमें जल्दी होगा। ए बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अच्छा और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, अब जो भी करना है खुद को करना है। अब कैसे करके क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब यही लिख देंगे रॉ मटेरियल का गिवन था, क्योंकि उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्योंकि इसको चेंज करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं था, ठीक है, तो 1 लाख लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आना चाहिए, चलो वो देखते हैं। ट्रेडिंग, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। तो रिवाइज्ड बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ट्रांसफर होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ना एक ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया है, मुझे बोल सकते हो ये बैलेंस हमें कैसे मिलता है, कैसे कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने 2-3 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया, मुझे बस इतना बता दो ये हम लोग कैसे निकालते थे। इधर का सारा टोटल करके, इधर कुछ बाई साइड है माइनस करके, तब ना ये निकलता था। अभी अभी एक क्वेश्चन किया, नहीं समझ में आया मेरा बात। हाँ मैम। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो अभी ये क्वेश्चन किया ना, ये ट्रेडिंग का वैल्यू कैसे निकला मेरा, ये टू साइड में जो भी था वो टोटल किया, बाई साइड में कुछ होगा तो माइनस करेंगे, निकलेगा, नहीं होगा तो माइनस नहीं करना है। मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं डेबिट साइड का टोटल जो है, अगर बाई साइड में कुछ नहीं है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 17,94,000 कैसे आया होगा ये बताओ मुझे। यहाँ तो मेरे पास बस यही डेटा है, बाई साइड में तो कुछ है नहीं, तो 17,94,000 कैसे आया होगा, ये सारी चीजों को ऐड करके बोलो हाँ कि ना। है मैम। ये इधर का ऐड किया होगा इन्होंने, फिर इधर बाई ट्रेडिंग और ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बोल के लिख दिया होगा, बट ये जब गलत है तो ये भी गलत आया होगा। मतलब इसमें हम लोगों ने हाँ मैम। रेक्टिफिकेशन किया ना, तो ये भी फिर गलत है ना, क्योंकि इसी के हिसाब से टोटल किया हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग तो बहुत आसानी से निकाल देते, इधर लिखते 7,94,000 और ये सब टोटल करके बैलेंस करके ये निकाल देते, अगर नीचे का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कौन देगा, ऐसा क्वेश्चन तो 1-2 के बच्चे को भी नहीं मिलेगा, तो तुम लोग को तो मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इधर देखो हमें जो 17,94,000 दिया हुआ ये गलत है टोटल, बिकॉज ये इसके हिसाब से है और इसमें हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन कर डाला है, तो इसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी ये 3,50,000 कितना हो गया है, ये 2 लाख कितना हो गया है, और ये 2,44,000 कितना हो गया है। तो अब हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ठीक करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेंट बैलेंस जो दिख रहा है
वो है 17,94,000। अब तुम लोग ही मुझे बताना कि कैसे ठीक करें। जैसे कि सबसे पहला था हमारे पास वेजेस। वेजेस 3,50,000 से कितना हो गया है, 3 लाख हो गया है ना। तो 50,000 कम हुआ है। तो अब इस टोटल में मुझे 50,000 को क्या करना चाहिए, तुम लोग मैथमेटिकली सोच के बताओ। मतलब ये वाला कैसे आया, ये सब ऐड करके तो 3,50,000 इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3,50,000 नहीं होके इसमें 3 लाख होना चाहिए। हम लोगों ने 50,000 हटा दिया ना अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो। तो अब इसको भी अगर मुझे तो सही देखो करना है, हाँ कितना माइनस करेंगे बोलो। ওটা থেকে 50,000 हाँ तो 50,000 माइनस करोगे, क्या लिखोगे, वेजेस रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिकल तरीके से सोचना है क्या होगा। अच्छा, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन 2 लाख इसमें जुड़ा हुआ है, बट अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें 3 लाख जुड़ना चाहिए, मतलब 1 लाख और हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने बोला कि ये 3 लाख होना चाहिए। तो अब बोलो मुझे इस 17,94,000 में डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा। ম্যাম 1 লাখ অ্যাড করতে হবে। हाँ तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, डेप्रिसिएशन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर। पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभी रिकॉर्ड कर देंगे, 1 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,44,000 से 2 लाख हो गया। ठीक है, तो बोलो क्या करें। 44,000 माइनस। 44,000 माइनस कर देंगे। अब ये 44,000 को लिखे क्या, क्योंकि देखो 44,000 मेरा क्या था, ये दोनों का एडिशन है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और डिलीवरी चार्जेस जो कि एक ऑफिस रिलेटेड खर्चा था और एक जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था, तो इसको हम लोग कैसे लिखे, तो ये लेस कर देते हैं, लिख देंगे ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसे लिख दिए, इसीलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब इसको ठीक कर लो, 17,94,000 में 1 लाख ऐड होगा तो 18,94,000 और माइनस हो जाएगा 5 और 4 9 94,000। अच्छा, तो 94 माइनस कर दो, 17 लाख और एक 18 लाख हो रहा है ना। ये और ये 94 हो रहा है, यहाँ से 94 हट जाएगा और ये ऐड कर देंगे ना। ठीक हुआ है तो देखो मैंने, हाँ ठीक है, 18 लाख। ठीक है, तो 18 लाख हो गया। अब इसको कहाँ लिखना है, ये मेरा ट्रेडिंग का बैलेंस निकल के आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 5 से 18 लाख। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालें, वर्किंग नोट नंबर 5, हाँ ठीक लिखा है। अच्छा बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है। मैम 10 लाख। 10 लाख, हाँ 10 लाख आ रहा है। अब ये 10 लाख कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस करके आ जाएगा, तो ये 14 लाख हो गया। अब बोलो कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से होगा। बोलो समझ में आ गया कैसे करना है। बोलो फिर थर्ड नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फुल क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मिस्टर पंडित का, और नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। हम लोग को प्रिपेयर करके देना है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पीएल बना के देना है, तो डेटा तो काफी बड़ा लग रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, अब वही क्यों बाकी रखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह तुम लोग लिख लेना। अच्छा, जगह ज्यादा रख दो क्योंकि डेटा काफी ज्यादा है, अंदाजे से रख दे रहे, इतना नहीं हो जाएगा आई।
ट्रेडिंग, देखो जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ना तो ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो कम होता है उसका साइज, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा तभी ना वो अकाउंट बनाने के लिए देगा। ट्रेडिंग इतने में हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का आधा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ करते हैं। अब देखो यहाँ ना क्वेश्चन में बोला है, देखो इस तरीके से, वैसे अलग एक साथ ही बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग एंड, अच्छा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग एक साथ ही करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग एंड पीएल, और हम अपने मन से जो है ये बैलेंस शीट भी बनाने का सोच रहा है तो पीएल के लिए जगह ज्यादा रख देते हैं, पता कितना ज्यादा जगह लगे, और बैलेंस शीट, लाइबिलिटी और एसेट्स। हो जाएगा इससे। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है कि जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सब जहां जहां जाएगा वहां वहां पुट करना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उससे रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हमें पॉइंट आउट करना है, क्योंकि उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सबका जो है एंट्री नहीं हुआ है इसीलिए ये बाद में दिखा रहा है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब जब सैलरी लिखेंगे तो हमें इनर कॉलम में लिखना है, उसका एडजस्टमेंट होगा। प्रीपेड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 5% ऑन सन्ड्री डेट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इतना ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी प्रोवाइडेड, और ये दिया है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो याद रखने का जरूरत नहीं होगा, एग्जाम में क्या करोगे जैसे ही पता चलेगा कि ये मेरा इंफॉर्मेशन जो है इस पे एडजस्टमेंट है तो तुम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो कमीशन के बारे में था यहाँ पर एक्रूड कमीशन रिसिप्ट, अच्छा ये पेड है तो कमीशन रिसिप्ट साइड जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ दिख रहा होगा कमीशन, यहाँ दिया नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ही आउटस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा ही आउटस्टैंडिंग है। ठीक है चलो, जैसे कि मान लो सैलरी, सैलरी ले लेते हैं, तो सैलरी, तो सैलरी में ऐसे करके तुम लोग को एक पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है, याद करने का जरूरत, जैसे ही पढ़ोगे नोट डाउन कर लेना है। बट मेरे यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स नहीं होगा, आगे पीछे हो जाएगा तो हम थोड़ा याद रख के कर लेंगे, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे हैबिट है, तुम लोग जो है अपना पॉइंट आउट कर लेना। अच्छा अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, तो मुझे बोलो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कौन से अकाउंट में जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे टू रॉ मटेरियल, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये वैल्यू हमें दिया 1,50,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बोलो ये कहाँ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स कहाँ पर दिखाते हैं हम लोग? मैडम बोलो सुनते पहला, फिनिश्ड गुड्स कहाँ लिखते हैं, कहाँ ट्रांसफर होता है फिनिश्ड गुड्स? फिनिश गुड्स को बेचेंगे, ट्रेड करेंगे, ऐसे करके मैंने याद दिलाया लास्ट क्लास भी 2-3 बार, अगर क्लास सुनोगे तो याद है। ফিনিশড গুডস তো ট্রেডিং পিএল এ আসবে আর ব্যালেন্স শিটেও তো আসবে এটা ফিনিশ গুডস ব্যালেন্স এটা শিটে আসবে আসে না, trading PL ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আছে, স্টকটা আসে না, এটা তো ওপেনিং স্টক, ওপেনিং হ্যাঁ স্টকটা এটা তো কোথায় ট্রেডিং আসবে? হ্যাঁ ট্রেডিং ওটা তো পিএল बैलेंस शीट আসবে না। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं 75,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ लिखेंगे, 5 लाख, बोलो कहाँ लिखें? मैं ओपनिंग स्टॉक এর নিচে মানে ওই ট্রেডিং পিএল এর নিচে ट्रेडिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग। আচ্ছা পারচেজ অফ র ম্যাটেরিয়াল अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की जगह सिर्फ परचेज भी बोलेगा और हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देगा तो ये समझ लो कि ये तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है, क्योंकि
ट्रेडिंग में परचेस क्या लिखोगे? तुम लोग अपना ही गुड्स बना के बेच रहे हो, तो खरीदने के लिए क्या चाहिए? जो भी खरीदोगे वो तो फैक्ट्री के खर्चे में दिखाओगे। तुम लोग ट्रेडिंग में कैसे दिखा सकते हो? क्योंकि जिस गुड्स को बेच रहे, तुम लोग का मान लो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पेन मैन्युफैक्चर करने का खरीद खर्चा जो है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग में लिखोगे। अब मान लो बोल रहा है कि परचेज, तो परचेज क्या पेन परचेज करोगे? ऑब्वियसली नॉट, बना हुआ पेन परचेज नहीं करोगे, क्योंकि पेन खुद बना के बेचते हो तो लोगों से क्यों परचेज करने जाओगे? नहीं करोगे ना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोले या ना बोले, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन रहा है और परचेज बोला है तो वो हमेशा रॉ मटेरियल माना जाता है और वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो कहाँ जाएगा? मैम बैलेंस शीट एसेट्स। एसेट, यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, इसको हम इनर कॉलम में इसीलिए लिखेंगे। ठीक है, मुझे याद है एडजस्टमेंट किया था। तुम लोग का वो पॉइंट रहेगा तो तुम लोग को देखने से ही पता चल जाएगा, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। अब है नेक्स्ट लूज टूल्स। लूज टूल्स को कहाँ दिखाओगे? 30,000। लूज टूल्स का मतलब पता है तुम लोगों को? মানে মানেটা কি জানো কি জিনিসটা কি? তবে তো কিছু বলতে পারবে। ম্যাম লুজ টুলস মানে ওই মানে যন্ত্রপাতি সারানোর জন্য কিছু। হ্যাঁ, যে ছোটখাটো জিনিসপত্রগুলো থাকে বা কোনো মানে স্পেয়ার पार्ट्स टाइपेर সেগুলো হতে পারে लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स जो है, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट भी मान सकते, करंट एसेट। ये है एसेट, ठीक है। क्यों एसेट है? क्योंकि एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब क्या होता है? जो हमें लॉन्ग হ্যাঁ টার্ম বলো। ইউজ और মানে লং লং টার্ম ইউজ লং করতে টার্ম পারবে। হলে তো ফিক্সড অ্যাসেট হয়ে যাবে, আর লং টার্ম না হলে কারেন্ট অ্যাসেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ কারেন্ট অ্যাসেট। तो देखो, अब ये लूज टूल्स जो है, अब ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे तो नहीं पता है ना। लेकिन नॉर्मली क्या लगता है, लूज टूल्स क्या शॉर्ट टर्म के लिए होगा? क्या लगता क्या? হ্যাঁ লং টার্ম। लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली होना चाहिए। तो देखो, जब लूज टूल्स बोले और हमें कुछ पता ना चले कि ये लूज टूल्स किस नेचर का है, मतलब क्या ये 12 महीने से ज्यादा हमारे साथ रह सकता है या उससे कम, अगर हमें पता ना चले देन गो फॉर कि ये मेरा फिक्स्ड एसेट है। और अगर पता चल जाता है तब जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसे कर देना, ठीक है। तो हम लोग लूज टूल्स जो है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, फिक्स्ड भी मान सकते हो, करंट भी मान सकते हो। हम पहले ही बोल देते हैं फिक्स्ड भी मान सकते हो, करंट भी मान सकते हो। बट एक चीज देखो, यहाँ पर एक हिंट्स है, लेकिन ठीक है, क्या है बोलो तो? बाकी एसेट्स के ऊपर हमें डिप्रिशिएशन बता रखा है। देखो, बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बता रखा है, बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। लेकिन लूज टूल्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन नहीं बताया। तो लूज टूल्स अगर मेरा फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि लूज टूल्स का मतलब है कि वो मतलब स्पेयर पार्ट्स की तरह, मतलब जिसको हम लोग यूज करके अपना जो है ठीक कर सकते हैं, जो भी मशीन्स वगैरह है या मशीन्स वगैरह में लगाने के लिए नट्स बोल्ट्स ये सब, ठीक है। तो वो हमारा लूज टूल्स हो गया, মানে যেটাকে বাংলাতে বলে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি। तो ये जो लूज टूल्स है इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, तो फिर हमें ये क्या कंसिडर करना चाहिए? अगर ये फिक्स्ड एसेट होता तो इस पे भी तो डिप्रिसिएशन दिखाता, तब करंट एसेट কারেন্ট चूज অ্যাসেট। करें। हाँ, क्योंकि देखो डिप्रिसिएशन बोला नहीं है ना, तो हम लोग इसको फिर के हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई ये लूज टूल्स मेरा जो है ये मेरा फिर करंट एसेट होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरा ये कहाँ लिखने से बेटर होगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं लूज टूल्स। कितना अमाउंट था मेरा? 30,000। अच्छा, फिर बोला है प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, तो यहाँ ना डिप्रिसिएशन का जगह एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे 30,000। और इस पे भी डिप्रिसिएशन है तो इसके लिए भी यहाँ पर डिप्रिसिएशन का जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन का जगह छोड़ देंगे, ठीक है, ये और ये। अच्छा, इसके बाद
इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? इन्वेस्टमेंट बैलेंस एसेट साइड एज वेल। हाँ, हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये तो हमारा एसेट है। अब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बोला है, देखो इन्वेस्टमेंट करंट नेचर का भी हो सकता है, फिक्स नेचर का भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं बताने पे इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम लोगों को क्या मानना चाहिए? फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 25,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों ही बताओ कहाँ आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो एकदम एंड के तरफ लिखना चाहिए। जितना लिक्विड आइटम होगा, मतलब जो कैश रिलेटेड आइटम होता है वो सबसे एंड में होता है, तो कैश एट बैंक पहले लिखेंगे। बैंक में रहने वाले कैश से भी ज्यादा लिक्विड होता है कैश इन हैंड। लिक्विड का मतलब जिसको हम लोग इजीली मतलब कन्वर्ट जो है, मतलब देखो वैसे लिक्विड का मतलब होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्टेड है। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होगा? मेरे पास मेरे हाथ में भी 10 रुपए है, ये मेरे लिए ज्यादा लिक्विड हो गया। वैसे तो आज के डेट पे ऑनलाइन पे वो बैंक बैलेंस भी हमारे लिक्विड ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5,000, क्योंकि वो भी हमारे, ऐसा नहीं कि बैंक में जाओ पैसा निकालो तो ही होगा, ऐसा नहीं होता है। और कैश इन हैंड 20,000। अच्छा, कैश का हो गया। फिर फर्नीचर फिक्सचर 15,000, ये कहाँ लिखे? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे, लेकिन फर्नीचर फिक्सचर पे ना कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। ठीक है, तो तुम लोग पॉइंट आउट करोगे ना तो तुम लोग को मिल जाएगा। मुझे याद है तो मैंने बता दिया, तो इसीलिए इसके लिए मैंने कोई जगह नहीं छोड़ा है। फर्नीचर फिक्सचर 15,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया, इस पे कोई डेप्रिसिएशन था नहीं। अच्छा, अब सन्ड्री डेटर, डेटर कहाँ लिखा जाता है? डेटर क्या होता है? करंट एसेट, तो फिर डेटर कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड बैलेंस शीट। ठीक है, तो एसेट साइड बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटर, यूज टूल्स के नीचे लिख देते हैं डेटर। अब डेटर पे ना प्रोविजन क्रिएट करने बोला था, तो ये इनर कॉलम में जाएगा। ठीक है, 40,000। अच्छा, फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ लिखा जाता है? ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स करने से क्या कम हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल से ड्राइंग्स लेस करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर मान लो कैपिटल का अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब कैपिटल का अमाउंट बढ़ या घट सकता है, बिजनेस करके जो प्रॉफिट वगैरह होगा, तो उसके लिए एक लाइन जगह छोड़ के ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स हो गया मेरा 20,000। अच्छा, फिर इसके बाद है सैलरी। सैलरी में भी एडजस्टमेंट था, तो वो भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, बट सैलरी लिखिए कहाँ? मैम पीएल पीएल में डेबिट। लिखेंगे। ठीक है, टू सैलरी ट्रेडिंग पीएल, तो ट्रेडिंग में तो ज्यादा ज्यादा चाहिए नहीं, यहाँ तक हो जाए। टू सैलरीज प्लस, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे एडजस्टमेंट में था 20,000, बट मुझे अमाउंट नहीं पता है तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अच्छा, कोल एंड फ्यूल, बोलो ये कहाँ जाना चाहिए? कोयला का खर्चा, कोयला जलाने का खर्चा, तो ये कहाँ जाना चाहिए? मेरा मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये फैक्ट्री का खर्चा है ना, कोयला का यूज कहाँ होगा? फैक्ट्री में होगा। तो ये देखो, ये यहाँ पर आगे का कुछ डेटा आएगा, मतलब डायरेक्ट जो भी खर्चा वगैरह आएगा, तो कोल फ्यूल हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोल एंड फ्यूल का खर्चा 15,000। अच्छा, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का रेंट और रेट्स कहाँ पर आएगा? फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री आज मैंने मैन्युफैक्चरिंग आज। हाँ, तो फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा, जनरल एक्सपेंस, लास्ट क्लास बोला था जब जनरल एक्सपेंसेस बोले तो कहाँ लिख देना है हमें? कुछ नहीं पता चलेगा तो ट्रेडिंग पीएल पीएल है ये, पीएल। हाँ, जनरल एक्सपेंस 4,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आना चाहिए? बोलो।
मैम पीएल पीएल, ठीक है, 5000 टू एडवर्टाइजमेंट 5000। अच्छा, सेल्स रिटर्न ये कहाँ दिखाना चाहिए? मैम ट्रेडिंग ए सेल्स থেকে লেস হবে। हाँ, अगर मैं मेरे कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया, मैंने जो बेचा था, तो मेरा बेचने का वैल्यू कम हो जाएगा, तो सेल्स तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न 10,000 बोल सकते हैं, ऐसे करके सेल्स रिटर्न लिखा जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग साइड में जो भी हमारा जैसे सेल्स हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये इधर लिखते हैं। तुम लोगों ने शायद ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री किया होगा वहां पर सर के पास, तो वहां देखोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल सा बात है, जब सेल करते हैं तो एंट्री होता है डेटर टू सेल या कैश टू सेल। अब कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस को हमें ईयर एंड में फाइनल अकाउंट्स में क्लोज करना पड़ता है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए मेनली 3 अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब ट्रेडिंग में क्या जाता है? गुड्स रिलेटेड सारे आइटम, जैसे जो गुड्स हमारे पास था बेचने के लिए, कितना बिका यानी सेल्स, कितना था यानी कि ओपनिंग स्टॉक, प्लस इस बार हम लोगों ने अगर कुछ प्रोड्यूस किया, अगर हम लोग प्रोड्यूसर है, अगर हम लोग सेलर है, तो जो हमारे पास परचेज किया हुआ गुड्स था, ठीक है, और जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो इसीलिए ये ट्रेडिंग में आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक रिलेटेड खर्चा है। पीएल में क्या आता है? बिजनेस को मेंटेन करने का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट यानी लोन वगैरह का खर्चा, ठीक है। अच्छा, बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स यानी प्रोडक्ट बेचा, बेचने के बाद किसी ने पैसा नहीं दिया, बैड डेप्ट हो गया, तो बैड डेप्ट कहाँ आना चाहिए? मैम पीएल ए डेबिट साइड। हाँ, बैड डेप्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी हमारा सेलिंग रिलेटेड लॉस हो गया 4,000। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद है डायरेक्ट वेजेस, ब्रैकेट में लिख ही दिया है, फैक्ट्री का है, तो कहाँ लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग टू डायरेक्ट वेजेस यहाँ लिखते हैं, टू डायरेक्ट वेजेस 80,000। सॉरी, पावर, पावर यानी मशीन को चलाने के लिए जो बिजली का यूज होता है उसे पावर बोलते हैं, और जो नॉर्मल ये बत्ती पंखा के लिए होता है ना, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। 9-10 में पढ़े होगे पावर, हॉर्स पावर वगैरह, मशीन को चलाने के लिए जो बड़ा बड़ा मशीन चलता है ना, जिस इलेक्ट्रिक पावर से, उसे पावर बोलते हैं, तो बोलो कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग हाँ, टू पावर 30,000। अच्छा, पावर के बाद इंटरेस्ट पेड, तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन वोन का खर्चा, तो इंटरेस्ट पेड कहाँ आना चाहिए? मैम पीएल ए डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट अवेलेबल है। इंटरेस्ट पेड, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, तो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, किसको देंगे? अपने कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट कहाँ लिखा जाता है? पीएल ए डेबिट। हाँ, तो टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड ये हम लोग का हो जाएगा 3,000, ठीक है, क्योंकि जब डिस्काउंट अलाउड हुआ था तो डेटर मेरा जो है, डेटर डेबिट टू डेटर, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर हुआ था, अब ये क्लोज कहाँ पर हो जाएगा? पीएल में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इधर देखते हैं, कैरेज इनवर्ड, बोलो ये कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों कहाँ जाएगा? मैम मैन्युफैक्चरिंग যাবে। कौनटा बोलो? ক্যারেজ ইনওয়ার্ড তো ম্যানুফ্যাকচারিং कैरेज আর इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, हाँ सही बात। तारपरेरটা ক্যারেজ आउटवर्ड, আউটওয়ার্ড আসবে পিএল এ।
हाँ, एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड का मतलब ही होता है डिलीवरी का खर्चा। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक देखा था ना कि कस्टमर का डिलीवरी का खर्चा, तो डिलीवरी तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड, इसीलिए कैरेज आउटवर्ड पीएल में आता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब ये जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है इसको कैरी करके लेके आने का खर्चा। ठीक है, तो इसीलिए कैरेज इनवर्ड ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता देन वो ट्रेडिंग में आता। ठीक है, अच्छा अब जो कैरेज आउटवर्ड है वो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड का मतलब डिलीवरी खर्चा। ठीक है, कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका खर्चा कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट था हम लोगों का 7,000। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, कमीशन पेड, तो बोलो कमीशन पेड कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। देखो ये ना तो कोई फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है ना तो गुड्स रिलेटेड खर्चा है। कमीशन पे किया हम लोगों ने किसी बात का तो वो हमारे पीएल में है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर, बोलो ये कहाँ आएगा? हम बैलेंस शीट लायबिलिटी। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। अच्छा, इसके बाद है परचेज रिटर्न। तो परचेज क्या किया था हम लोगों ने वो रिटर्न कर रहे हैं, तो बोलो परचेज रिटर्न 5,000 कहाँ पर क्या होगा? हम मैन्युफैक्चरिंग है वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल থেকে माइनस হবে। हम्म, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, रिटर्न लिख देते हैं, परचेज रिटर्न 5,000। ठीक है, परचेज रिटर्न 5,000। कैपिटल, तो कैपिटल तो बना रखा है मैंने जगह बैलेंस शीट में, वहां लिख देंगे बस 1 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद बिल्स पेबल, तो ये कहाँ जाएगा? बिल्स पेबल लॉन्ग टर्म लोन, बोलो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी। बिल्स पेबल लॉन्ग टर्म लोन, ये ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल है 24, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 2,000। अब इसको बहुत से लोग जो है पीएल में बाई साइड में भी लिखते हैं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे जो है हम लोग अगर डेबिट साइड में ही एडजस्ट करके लिखे तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 चाहो तो इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग पीएल में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेप्थ। ठीक है, इसमें न्यू और ओल्ड दोनों होगा, तो हमें देख लेना पड़ेगा न्यू कितना क्रिएट कर रहे हैं, ओल्ड पहले से कितना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है 2,000 रुपीज का। ठीक है, करेंटली कितना क्रिएट करना पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। सेल्स 8,50,000, सेल्स कहाँ आएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बोलो दोनों आइटम कहाँ आएगा? सेल्स तो यहाँ जगह बना रखा है ऑलरेडी ट्रेडिंग में, क्योंकि बिकने का जो डेटा है वो तो ट्रेडिंग में ही लिखा जाता है। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये कहाँ आएगा? हम लायबिलिटी। लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बीओडी आ जाएगा हम लोग का 15,000, नहीं 23,000। 23,000 ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ম্যাম কমিশন পেডটা ওটা ম্যানুফ্যাকচারিং এও তো যেতে পারতো। কেন যাবে মানে কি লজিকে যাবে বলো? মানে ওয়ার্কারসদেরকে কমিশন পেড না। দেখো ওয়ার্কারদেরকে কমিশন আমরা দিতে পারি, ঠিক কথাই বলেছো, সেটা কোনো ভুল কথা নয়, কিন্তু আমাকে যখন বলে দেয়নি কি এটা ওয়েজেস মানে ওয়ার্কার রিলেটেড কমিশন, তাহলে কমিশন কিন্তু নর্মালি যতক্ষণ না ওয়ার্কার, দেখো ওয়ার্কারকে আমি রাখলে আমি একটা জিনিস নিশ্চয়ই দেবো, সেটা হচ্ছে ওয়েজেস বা স্যালারি। এরপর আমি ওয়ার্কারকে বোনাসও দিতে পারি, আমি ইনসেনটিভ দিতে পারি, আমি কমিশন দিতে পারি, এগুলো কিন্তু অ্যাডিশনাল। তো যতক্ষণ না আমাকে বলে দিচ্ছে যে এই খরচাটা ওয়ার্কার রিলেটেড ততক্ষণ আমি ধরতে পারবো না। ঠিক আছে, যেটা ওয়ার্কারের, যেমন কমিশন নর্মালি কি হয় এক্ষেত্রে, কমিশন এখানে নর্মালি হচ্ছে যে আমরা এমন কোনো কাজ করি, ঠিক আছে,
আছে যেটাতে আমরা কোনো কমিশন রিসিভ করছি বা কমিশন আমাদেরকে পে করতে হচ্ছে। কিন্তু এখানে ওয়ার্কারের তো দেখো তাহলে ওয়ার্কার রিলেটেড অন্যান্য খরচাও হতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে কমিশনটা নর্মালি কিছু না বললে আমরা ওটাকে ওয়ার্কার রিলেটেড ধরবো না, ওটা আমরা ধরবো কি বিজনেসের আমরা এমন কিছু ইনডাইরেক্ট আরো কোনো বিজনেস করছি যেটাতে আমাকে কমিশন পে করতে হয়েছে। বা ধর আমি কিছু এটাও হতে পারে যে আমি কিছু পারচেজ করেছি তার জন্য আমাকে কমিশন দিতে হচ্ছে, বা যে কোনো অন্য রিজনে, বিজনেস রিজনে নয়। যদি বিজনেস রিজনে হতো তাহলে ট্রেডিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং এ আসতো। এটা আমার ইনডাইরেক্ট বিজনেস রিজনে, যেরকম ধরো আমি শেয়ারে ইনভেস্ট করে রেখেছি কিন্তু আমার মেন কাজ তো পড়ানো, ঠিক আছে, পড়ানো থেকে যেটা আমার ইনকাম হয় ওটা আমার ডাইরেক্ট ইনকাম। এবার ধরো আমি শেয়ারে ইনভেস্ট করে রেখেছি সেখান থেকে ইনকাম করছি, এটা আমার ইনডাইরেক্ট ইনকাম। তাহলে ইনডাইরেক্ট ইনকামের ইনকাম বা ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস যা আছে সেগুলো সব আমাদের পিএল এ আসে। इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो हमारे पीएल में आता है, लेकिन डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हमारे ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो अब फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा और जो गुड्स बन के रेडी होगा वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो कमीशन पेड जो है नॉर्मली हम लोग डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, ये सारी चीज हमें जो है पीएल में लिखने पड़ेंगे। कमीशन पेड हम लोग मान लेंगे कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अगर कमीशन पेड मेरा डायरेक्ट होता ना तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होने फिर ट्रेडिंग में आता। लेकिन तुम लोग सोच के देखो, क्या अभी आज तक कभी भी ट्रेडिंग में लिखे हो? कमीशन पेड नहीं लिखे हो, ठीक है। अब जिन्होंने पहले कभी ट्रेडिंग नहीं किया है उनको ऐसा सोचने का ही जरूरत नहीं है। इतना सोचो कि कमीशन पेड जो है, क्योंकि मुझे नहीं बोला है कि मैंने वर्कर लोगों के लिए कमीशन का खर्चा किया है, तो हम इसका एजम्पशन ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वर्कर को देने का खर्चा सैलरी वेजेस, इसका एजम्पशन ऑब्वियसली ये वर्कर रिलेटेड है, चाहे सैलरी टू वर्कर मुझे बोले या ना बोले, वेजेस टू वर्कर मुझे बोले या ना बोले, बट कमीशन टू वर्कर जब तक मुझे नहीं बोलेगा उसका एजम्पशन हम लोग नहीं ले पाए, ठीक है। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো জিটা আমাকে মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু জিতের আওয়াজ এখনো আমি পাচ্ছি না। अच्छा ठीक है, चल मैं व्हाट्सएप तो देख सकती हूँ। तो फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अब ये सब जो देखो दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ दिखाएंगे? स्टॉक का डिटेल्स कहाँ रहता है? एक मैंने बोला ट्रेडिंग में रहता है, क्योंकि स्टॉक हमारा करेंट एसेट होता है तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो कहाँ कहाँ लिखेंगे? एक तो यहाँ पर लिखेंगे, बोलो। एक यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, और एक कहाँ लिखेंगे? और एक बार कहाँ लिखेंगे बोलो? एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा 2 अकाउंट में आएगा, कोई भी 2 में। एसेट्स है ठीक है। हाँ, तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ लिखते 1 लाख, ठीक है। 2 जगह पे लिख दिया। प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो करो। ये डेटर है, लेस कर दो। पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। तो डेटर कितना बचा? 38,000। अब इसका एडजस्टमेंट 2 जगह पे होगा। तो देखो प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बोला था, बट सब कोई थे नहीं, कोई कोई चले गए थे, मुझे किसी से कोई आंसर मिला नहीं था। तो जो भी हो, तो 2,000 रुपए हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर मार्केट से 40,000 रिसीवेबल है, मुझे डाउट है कि मुझे 2,000 नहीं मिलेगा। अब ये गारंटी नहीं है कि सच में ही मुझे 2,000 नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मेरा 2,000 से ज्यादा का लॉस हुआ या 2,000 से कम का, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो वो हैबिट हो जाता है, ठीक है। जो भी चीज का बिजनेस करता है ना, उसे आदत हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे बिजनेस में ना इतना मुझे प्रोविजन करके रखना चाहिए, हर साल मेरा इतना जो है लॉस हो जाता है, ये सोच के लोग प्रोविजन कर लेते हैं। तो ये 5% वगैरह ये एस्टिमेटेड होता है, जो कि बिजनेसमैन खुद कर लेता है, ठीक है, या फिर उसके अकाउंटेंट कर देते हैं, किसी ना किसी से करवा ही लेते हैं। तो अब ये प्रोविजन कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, कि हम प्रॉफिट से 2,000 सेट असाइड करके रख देंगे, हटा के रख देंगे, कि फ्यूचर में अगर मेरा 2,000 का लॉस हुआ, अगर मेरे पास बचत रहेगा तो हम उससे अपने लॉस को जो है एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो
ये जो 2000 है ये हम लोग प्रॉफिट से लेंगे, ऐसा मैंने बोला। तो प्रॉफिट से लेने का मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पीएल जो है वो डेबिट हो जाएगा टू पीबीडीडी होगा। अब ऑलरेडी मेरे यहाँ पर पीबीडीडी कितने का क्रिएटेड है, ओल्ड पीबीडीडी कितने का क्रिएटेड है, मतलब पहले से मेरे पास पीबीडीडी अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है। अरे ये तो 2000 2000, और मुझे इस बार भी क्रिएट करना है 2000, ठीक है। तो क्या मुझे इस बार प्रॉफिट से कुछ लेना पड़ेगा। अब ये समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास इतना बकबक किया बट तुम लोग चले गए थे, ये मैंने सिखाया था। देखो मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाला बॉक्स, ठीक है। इसमें मुझे इस बार 2000 रुपए हटा के रखने हैं, प्रॉफिट से बचा के इस बॉक्स में डाल के रखने हैं। तो जब मैंने डालने के लिए हम गए 2000 रुपए प्रॉफिट से उठा के, तब देखा ऑलरेडी 2000 पड़ा हुआ है। क्या मुझे 2000 डालना पड़ेगा। ना मैम। वही हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो तुम लोग के पास एक जो है वो पैसा रखते हैं ना गुल्लक में, ठीक है। तो वो गुल्लक में मान लो तुम लोग 2000 रुपए रखना चाहते हो और पैसा बचा बचा के जब डालने गए 2000 रुपए देखा ऑलरेडी 2000 है। अच्छा बात है, 2000 नहीं डालोगे, क्यों डालोगे, क्योंकि अगर सिर्फ 2000 ही रखना है, ज्यादा कम नहीं रखना है, तो 2000 नहीं डालोगे। तो इसका मतलब इस बार हमें क्या कोई प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट से जो अमाउंट हटाना पड़ेगा वो नहीं हटाना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास है। और यहाँ पर फिर 2000 क्यों कम किया, बिकॉज डेटर का मुझे 38 दिखाना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मुझे 40,000 में से 2000 रुपए नहीं मिलेगा मार्केट से। तो मुझे तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने डेटर को इतने से कम किया। लेकिन अब ये जो मैंने 2000 रुपए सेट असाइड किए वो करने का मुझे इस बार प्रॉफिट से जरूरत नहीं पड़ा। अब अगर कोई ये ओल्ड वाले पीबीडीडी को इधर लिखते बाई साइड तो भी तो बात बराबर होता ना, मतलब ये मेरा पीएल लेजर है, इधर पुराना वाला पीबीडीडी, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं 2000, और इधर न्यू वाला पीबीडीडी वो भी हो गया 2000। तो 2000 2000 न्यूट्रल हो गया। तो वो एक ही बात है, तुम लोग अगर एक साइड लिखोगे तो एडलेस करके होगा। ये फॉर्मेट ज्यादा प्रेफरेबल है आज के डेट पे, ठीक है। वो बाई साइड वाला नहीं लिखना ही ठीक रहेगा। दो जगह पे इसका एडजस्टमेंट हो गया 2000 रुपए का। फिर डेप्रीशिएशन लगाना है, बिल्डिंग पे 1000 और प्लांट मशीनरी पे 3000। तो बिल्डिंग पे 1000, तो 1000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगा दिया, प्लांट मशीनरी पे 3000। तो 1 लाख से 1000 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 99 और ये 27। अच्छा, और ये कहाँ जाएगा, तो डेप्रीशिएशन कहाँ क्लोज होता है, डेप्रीशिएशन का पहला एंट्री होता है एसेट, डेप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट। तो एसेट को कम करना होता है, एसेट क्रेडिट होता है, तभी ये माइनस करके यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये खर्चा क्लोज होता है। तो ये खर्चा कैसा खर्चा है, ये खर्चा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा। ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, जैसे कि प्लांट मशीनरी का डेप्रीशिएशन कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है, तो कहाँ जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो ये पीएल में मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3000। और जो लैंड एंड बिल्डिंग का है वो कहाँ जाना चाहिए, ওটাও আজ ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং, ওটাও এখানেই আসবে ম্যানুফ্যাকচারিং। बिल्डिंग। अब तुम लोग बोल सकते हो कि मैम ये फैक्ट्री में भी तो हम लोग दे सकते हैं, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग हमें बोला नहीं है और लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, तो ऑफिस बिल्डिंग भी तो हो सकता है। तो हमेशा याद रखो, जब क्लैरिटी नहीं रहेगा तो पीएल में देना, ठीक है। जैसे प्लांट मशीनरी में क्लैरिटी का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री में ही लगा हुआ रहेगा, तो उसमें क्लैरिटी का क्या जरूरत, नहीं जरूरत है। बट लैंड बिल्डिंग, अब ये ऑफिस बिल्डिंग है कि फैक्ट्री बिल्डिंग है नहीं पता, तो जब नहीं पता देन गो फॉर पीएल, ठीक है। तो बोलो कहाँ देना है, हम पीएल डेबिट है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1000। तो दो जगह पे आ गया। क्यों दो जगह पे आ रहा है, एंट्री ही सोचो ना, दो एंट्री, एक होता है डेप्रिसिएशन टू लैंड बिल्डिंग जिसके वजह से लैंड बिल्डिंग कम हुआ, कम होने का मतलब माइनस करना, डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीनरी, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, कहाँ क्लोज होगा, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल या तो मैन्युफैक्चरिंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग में जाके क्लोज हो गया, एक जो है हमारे पीएल में जाके क्लोज हो गया। अच्छा, फिर बोला है एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। हमें कमीशन मिलेगा 12,500 जो कि इस साल एक्रू हो गया है,
अब मतलब इज टू बी रिसीव्ड, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव्ड होने वाला है। अब होने वाला है हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा ये कमीशन एक्रू हो चुका है। लेकिन ये कमीशन रिसीव्ड कहाँ दिखना चाहिए था? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देख सकते हो। ऐसा कोई डेटा हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड में नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका कोई एंट्री ही नहीं हुआ है। तो एक्रूड कमीशन जो रिसीव्ड है उसका अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, पहला बात है ये मेरा इनकम है जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है क्योंकि वो एक्रू हो चुका है। तो ये मुझे कहाँ लिखना चाहिए? ये इनकम मेरा कैसा इनकम है? कमीशन का इनकम। क्या ये मेरा गुड्स बेच के आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो फिर ये कहाँ जाना चाहिए? गुड्स बेच के जो आएगा वो तो सेल है, कहाँ आना चाहिए? तो पीएल। पीएल में। तो पीएल में पूरा ये इनकम लिख देंगे, क्योंकि हमारा पीएल जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस है वो लिखो, पैसा मिले या ना मिले, अभी मिले बाद में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्रूड कमीशन। अब क्योंकि इसका एंट्री नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका एंट्री नहीं हुआ है और ऊपर से एंट्री तो कर रहे हैं, अब दो जगह पे होगा, उसका रीजन भी सुनो। मेरा इनकम एक्रू हो गया है बट मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मेरा इनकम जो मुझे एक्रू हो चुका है बट अभी तक नहीं मिला है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्रूड कमीशन बोल के 12,500। देखो जब मैंने किसी का खर्चा जो है वो बाकी रखा है बट उसका सर्विस मुझे मिल चुका है, तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कि मैंने मान लो मेरे एम्प्लॉय को जो है पूरा 1 मंथ काम करवा लिया बट मैंने 1 मंथ का उसे सैलरी अभी तक नहीं दिया है, फिर नेक्स्ट मंथ भी वो काम कर लिया, ठीक है। ऐसे करके मान लो उसने 12 मंथ काम कर लिया, मैंने अभी तक उसे 11 मंथ का ही सैलरी दिया है, लेकिन मुझे तो देना चाहिए 12 मंथ का क्योंकि उसने पूरा 12 मंथ काम किया। तो मेरे अकाउंटिंग में 12 मंथ का ही मुझे खर्चा दिखाना है, भले ही मैंने 11 मंथ तक का पेमेंट कर रखा है, 1 मंथ का ड्यू रखा है, तो वो मुझे खर्चा लेकिन पूरा 12 मंथ का ही दिखाना है। जो 1 मंथ का मैंने बाकी रखा है बट उससे सर्विस ले लिया था, उस 1 मंथ के मेरे खर्चे को मुझे लाइबिलिटी बोल के दिखाना चाहिए। वैसे ही कमीशन जो मेरा इनकम है वो मुझे रिसीव अभी तक नहीं हुआ है बट मेरा रिसीवेबल कंडीशन जनरेट हो चुका है, क्योंकि बोला है ना इज टू बी रिसीव। तो क्योंकि मेरा रिसीवेबल कंडीशन जनरेट हो चुका है बट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये मेरा एसेट है। फ्यूचर में आएगा मेरा इनकम तो मेरे लिए एसेट है, ऑब्वियसली करंट एसेट। और क्योंकि ये मेरा इनकम है तो मुझे यहाँ पीएल में दिखाना पड़ेगा। पीएल में क्यों दिखाए? क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो जब कमीशन अगर मुझे डायरेक्टली मिल जाता तो हम क्या लिखते हैं? बैंक टू कमीशन। इसका एंट्री क्या होता है? एक्रूड कमीशन का एंट्री क्या होता है? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन होता है, ठीक है। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अगर एंट्री पता है तो समझ जाओगे चीज। एक्रूड कमीशन टू कमीशन, ठीक है। इसमें कमीशन इनकम है और ये एसेट है, और जब ये ट्रांसफर होगा पीएल में तो एंट्री क्या हो जाएगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो इसीलिए देखो पीएल में हो गया है मेरा बाय एक्रूड कमीशन बोल के, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से एंट्री होगा। कमीशन एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट वो मेरा एसेट हो जाएगा टू कमीशन, फिर हो जाएगा पीएल टू कमीशन एक्रूड कमीशन, ठीक है। पीएल टू एक्रूड कमीशन, पीएल टू एक्रूड, सॉरी एक्रूड कमीशन टू पीएल होगा, इनकम है ना, एक्रूड कमीशन टू पीएल। तभी तो हम लोग लिखेंगे पीएल में बाय एक्रूड कमीशन, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है 15,000, तो ये मेरा इनकम है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था। बट ये कहीं पर भी ट्रायल बैलेंस में 15,000 नहीं दिखा, तो ये 15,000 का मेरा इनकम है। अब ये कैसा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था उससे मुझे इनकम मिलेगा, तो वो मेरा बिजनेस इनकम तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट बिजनेस इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 15,000, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? करेंट एसेट हो जाएगा। जैसे किसी का पैसा बाकी रखना लाइबिलिटी है, वैसे मेरा पैसा कोई बाकी रख रहा है, मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो मेरा एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट 15,000, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। तो सैलरी हम लोगों ने बाकी रखा, ठीक है, 2,000 रुपए। तो मेरा खर्चा 2,000 रुपए यहाँ कम दिख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि ये चीज वहां पर एडेड नहीं है।
कैसे पता चला? अगर होता तो वो ट्रायल बैलेंस में ही दिखता। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ उतना ही दिख रहा है जितना हम लोगों ने पे किया है। 2000 हम लोगों ने पे नहीं किया है, बट हमारे इसी साल का खर्चा है। तो एक्चुअली हमारे सैलरी का खर्चा है 22,000 रुपए। अब क्योंकि मैंने लोगों का पैसा बाकी रखा तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी, किसी का पैसा बाकी रखना लाइबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो जाएगा मेरा 2000 यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद प्रीपेड इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट जो है वो पे किया है पहले, मतलब मेरा इंटरेस्ट पे करने का भी टाइम नहीं आया, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो प्रीपेड इंटरेस्ट, तो प्रीपेड इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने मुझे जो फीस दिया है, अभी तक तुम लोगों को पूरा जो है सर्विस तो नहीं मिला है ना, नहीं मिला है, तो तुम लोगों ने क्या किया? प्रीपेड कर दिया है, ठीक है। तो प्रीपेड कर दिया है तो तुम लोग के लिए एसेट है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो अभी यहाँ पर क्या है? प्रीपेड इंटरेस्ट। तो पहले से ही मेरा इंटरेस्ट का टाइम आया नहीं है, मैंने पहले ही 1500 रुपए दे दिए हैं। तो प्रीपेड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट, ठीक है। तो पहला बात है कि ये एसेट में लिखेंगे, प्रीपेड इंटरेस्ट मेरा एसेट होता है। तो प्रीपेड इंटरेस्ट एसेट साइड में लिख देंगे 1500। और इसका और एक कहाँ एडजस्टमेंट होगा? क्योंकि मैंने बोला कि मेरा ये जो फाइनल अकाउंट्स है वो मेरा कैसे होता है? एक्रूअल बेसिस पे होता है और ड्यूरिंग द ईयर का होता है। तो मैंने अगर 1500 रुपए के इंटरेस्ट उस टाइम का पे कर दिया है, जो टाइम अभी आया ही नहीं था पे करने का, तो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, प्रीपेड किया है मैंने, एक्स्ट्रा पे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1500 यहाँ से लेस होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो खर्चा दिखाया हुआ है इंटरेस्ट का, उसमें 1500 एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, क्योंकि 1500 इस साल का है ही नहीं। इस साल का होता तो वो प्रीपेड नहीं कहलाता ना। प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया, मतलब इस साल के अंदर का होता तो प्रीपेड नहीं कहलाता। ये फ्यूचर का अगर अभी पे कर देते हैं तो उसे प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड, तो मुझे तो ड्यूरिंग द ईयर का फाइनल अकाउंट बनाना है, तो प्रीपेड जो है वो मुझे लेस कर देना चाहिए। तो प्रीपेड इंटरेस्ट जो है वो लेस हो जाएगा। 7000 से 1500 लेस होने पे कितना आ जाएगा? 5500। 5500 बस ये बन गया। अब हम लोग को इसको क्लोज कर लेना है। तो क्लोज करते हैं। यहाँ पर 1 लाख और ये हो गया 5 लाख, मतलब 6,50,000 माइनस 5000 कितना होगा? $6,45,000 प्लस 80,000 प्लस 15 प्लस 30। मैम 8 लाख আছে 8 लाख, 8,000, 8,000 ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे? बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बाई ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। $8,08,000। यहाँ पर 8,40,000। तो जीपी देखो 9,40,000। कितना? 57 57,000 ठीक है, बाई जीपी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो निकल के आया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहले दिन ही बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी मिलता है। अब जीपी को हम लोग यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, क्यों? क्योंकि बाकी जो भी इनकम है, देखो ये मेरा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम से प्रॉफिट, ये इनडायरेक्ट इनकम से जो भी मेरे पास आया, अब ये सब टोटल करने से मेरे पास आ जाता है टोटल इनकम। तो इधर 57, 12,500 और 15,000 मिला के कितना आ जाए? 15, ये हो गया 27,500। तो 84,500 84,500।
84,500 ये मेरा टोटल इनकम है। अब ये सारे इनकम से मुझे ये सब खर्चे पे करने पड़ेंगे। पे करने से जो अगर कुछ बचेगा तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। देख लो क्या बचता है। इधर लॉस आ जा रहा है। कितना आना? 20,000 আসছে। 24 হবে বলছে। डिस्काउंट अलाउड गलत लिखा है, 30,000 लिखा है, 3,000। तभी बोल रही फुल फर्क कैसे? फिफ्टी नाइन और ये 60,500 आ रहा है टोटल इधर, माइनस 84,500, 24,000। ठीक है, 24,000 आ रहा है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड होगा और ड्राइंग्स की वजह से कम हो जाएगा, तो 24 और 20 का नेट करने से 4,000, मतलब 1,04,000। ठीक है, फिर ये सब ऐड होगा, 1,04,000 प्लस 2,50,000। 24, 23 प्लस 2,000, 26,000, 25,000 प्लस 24, 4,03,000। इधर देखते हैं, 99, 27, 15, 25, 99, 27, 15, 25, तो ये हो गया 1,66,000 प्लस 130 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 1.5 प्लस 15 प्लस 12.5 प्लस 38। 99, 27, 15, 40, 1,70,000 यहाँ से यहाँ तक 1,70,000 प्लस 99,000 प्लस 27,000 प्लस 1,70,000 प्लस 38,000, 12,500 प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 25,000, 3,88,000। क्या नहीं लिखा? माइनस करके देखते हैं कितने का बैलेंस गैप आ रहा है। 15,000 का गैप आ रहा है। 15,000 क्या छूट गया मुझसे? ओह, कोई बिल्स रिसीवेबल था, वो मैंने नहीं लिखा।
कहाँ है भाई बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल कहाँ था, मुझे दिखा नहीं। बिल्स रिसीवेबल डेटेर উপরে पूरे बिल्स रिसीवेबल 15,000, वो लिखा ही नहीं, इस वजह से क्या कहा है। यहाँ लिखूंगा 15,000, उसी की वजह से हो रहा था, वो छूट गया था, तो अब हो गया 4,03,000। ठीक है, तो ये बन गया। और 2-3 एमसीक्यू है, वो कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स है पहले एमसीक्यू के। अच्छा, बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो बोल रहा है बाई प्रोडक्ट को हमें वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट या एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो मुझे बोलो कि ये तुम लोग नहीं बोल पाओगे क्योंकि इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, बट मैंने बता रखा है, थोड़ा सा देखोगे तो बता सकते हो, मतलब एक बार देख लो बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू करते हैं। यहाँ पर लिखवाया होगा it is residual of main product, its selling price is recorded on the credit side of manufacturing account and reduced the cost of manufacturing। तो इसके सेल प्राइस पे ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो किस पे रिकॉर्ड होता है, इसके सेल वैल्यू पे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अगर ये मार्केट में सेल होगा तो सेल वैल्यू पे। तो फिर हमें यहाँ पर कंपेयर करने का तो कोई जरूरत नहीं, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का मतलब रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू होता है, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल, नेट सेल वैल्यू। अब नेट सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज 10 रुपए में बेचा, बट उसको बिकवाने के लिए मैंने 1 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, तो मेरा नेट सेल वैल्यू 9 रुपीज हो गया, इसको एनआरवी बोलते हैं। बट यहाँ पर हमें कंपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट को सिंपल हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेचे गए वैल्यू पे, यानी कॉस्ट सेल वैल्यू पे। तो फिर आंसर होना चाहिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो उसके हिसाब से ये आंसर मेरा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उससे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या वो पाने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं? हाँ फॉल्स হবে फॉल्स होगा। না ठीक है, কষ্ট হবে। हाँ हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले जो हम लोगों ने बनाया गुड्स उसका कॉस्ट कितना पड़ा। इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स, मतलब सेमी फिनिश्ड या डब्ल्यूआईपी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बोल रहा है कि अगर मेरा कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है तो क्या हम लोग उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाते हैं? मैम ट्रू। दिखाते तो है, वही दिखाते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ये सही लिखा हुआ है? अब तुम लोग फॉर्मूले के साथ कंपेयर मत करना, कंसेप्ट समझो, बोलो क्या आंसर होगा। मेरा तो ट्रू ट्रू হবে মনে हाँ ये ट्रू है। अब मैंने रिटर्न लिखवाया, यहाँ रिटर्न नहीं है तो नहीं लिखा है, बट ओवरऑल तो ट्रू ही है ना, कि मेरे पास ओपनिंग में जितना था मैंने जितना खरीदा और बाकी जो बच गया वही मेरा जो है कंज्यूम्ड होता है। अब उसमें हम कैरेज इनवर्ड ऐड करेंगे, रिटर्न लेस करेंगे, वो सब तो हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन बात तो यही है जो लिखा हुआ है, तो ट्रू। द ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दिखाते हैं, रॉ मटेरियल का दिखाते हैं, डब्ल्यूआईपी का दिखाते हैं। बोलो এটা ফলস হবে। ये फॉल्स है। देखो हम लोग फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दिखाते हैं, ये बात सही है, बट ये पीछे के वजह से हमारा ये फॉल्स हो गया। ओवर इट मतलब जो इनडायरेक्ट खर्चा इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवर इट का मतलब होता है टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवर इट का मतलब क्या होता है ये मैंने लिखवाया हुआ है। ওভারহেড তো ইনডিরেক্ট মেটেরিয়াল इनडायरेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये तो अगर फॉल्स। इनडायरेक्ट 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 लिखा हुआ रहता तो ट्रू होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और बाकी एक चीज बता देते, सारे डायरेक्ट खर्चे का एक नाम होता है, जैसे सभी इनडायरेक्ट को ओवरहेड बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, हर तरीके के डायरेक्ट खर्चे को ऐड करके जो आता है उसे ओवरहेड नहीं प्राइम कॉस्ट बोला है। 7th नंबर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रेडिंग करते हैं क्या वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉल्स। बनाते हैं? फॉल्स। ठीक है, अच्छा 7 तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एमसीक्यू में। बोला है कि
अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इज इन द पीरियड विल अंडरस्टेटेड। अच्छा ये बताना पड़ेगा मुझे। देखो बोल रहा है कि अगर क्लोजिंग WIP किसी पीरियड में हमारा कम है तो उस पीरियड में हमारा क्या होगा, अंडरस्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड। उस पीरियड में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा वो कम दिखेगा, करेंट एसेट ज्यादा दिखेगा, अंडरस्टेटेड नेट इनकम इन दैट पीरियड नन ऑफ द थ्री। मतलब इन तीनों में से कोई भी सही नहीं बोल रहा है। तो देखो हम समझाते कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लो हम क्लोजिंग WIP लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो, बात तो एक ही है, फिर भी चलो हम क्लोजिंग WIP लिख देते हैं। मान लो मेरा क्लोजिंग WIP किसी वजह से 100 है मान लो, और इधर मेरा जो भी डेटा है वो मान लो है 190 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर यहाँ 120 है, ठीक है। तो फिर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस मेरा क्लोजिंग WIP कम कैलकुलेट हुआ है, गलती से अंडरस्टेटमेंट हुआ है, तो मान लो 100 की जगह हो गया है 90, और ये अगर मेरा 120 ही है तो अब बैलेंस करके कितना आएगा। अगर टू साइड मेरा 120 ही है तो मेरा बाई साइड अब बैलेंस करके कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ गया। अच्छा अब इसमें मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या हुआ यहाँ पर वो देखो। अच्छा अब प्रॉफिट का भी एक बता रखा है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये गुड्स को बेचेंगे, ये 20 रुपीज का गुड्स को बेचेंगे, इधर बेचेंगे तब 30 रुपीज के गुड्स को बेचेंगे। मतलब ट्रेडिंग में ये 20 ट्रांसफर होगा, इधर देखे तो 30 ट्रांसफर होगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट भी चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखो हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है। देखो अंडरस्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, उस पीरियड में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अंडरस्टेटेड हो जाएगा। पहले ये समझो ये सही है कि नहीं। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 20 हुआ, अगर बाई चांस मेरा ये 100 गलती से 90 लिख दिया तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मेरा अंडरस्टेटेड यानी कम होना चाहिए, क्या कम हुआ या ज्यादा हो गया, पहले ये बोलो। মানে বুঝতে পারলে না, এদিকে ধরো 120 আছে, এদিকে 100 আছে, তাহলে 20 আসছে। এদিকে 120 হি রাখবো, আর এটা 100টা ভুল করে 90 হয়ে গেছে, তাহলে এটা 30 আসছে। তাহলে এটা কি, এটা তো কস্ট অফ গুডস मैन्युफैक्चर्ड, এই 20টা এখানে আর এই 30টা। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा क्लोजिंग WIP गलती से अगर कम लिख देते हैं तो क्या उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का वैल्यू मेरा कम हो जाता है, अंडरस्टेटेड ना मैम बेसी हो जाए, बेसी हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला है कि करंट एसेट जो है वो मेरा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो करंट एसेट मेरा जो है वो ज्यादा दिखेगा। तो देखो करंट एसेट अगर देखे तो ये मेरा क्लोजिंग WIP तो मेरा करंट एसेट है। तो मेरा अगर करंट एसेट बैलेंस शीट में हम लोग लिख सकते हैं ना क्लोजिंग WIP, तो अगर 100 की जगह 90 लिखा है तो ओवर स्टेटेड कैसे होगा, अंडरस्टेटेड होगा ना, बोलो। अगर ये तो मेरा बाद में बैलेंस शीट में भी जाएगा ना क्लोजिंग WIP, तो ये क्लोजिंग WIP को अगर मैंने गलती से कम लिखा है तो अंडरस्टेटेड करंट एसेट होना चाहिए, ओवर स्टेटेड करंट एसेट क्या होगा। এটা তো আমার কারেন্ট অ্যাসেট, এটা ফিউচারে মানে এটা এরপরে যদি আমি ব্যালেন্স শিট বানাই তাহলে ক্লোজিং WIP বলে ব্যালেন্স শিটে 100 লিখতে পারি, আর একটাতে আমার হবে 90। তো আমি তো ভুল করে 90 লিখেছি, তাহলে আমি যদি ভুল করে 90 লিখেছি তাহলে কি আমার কারেন্ট অ্যাসেটটা ওভারস্টেটেড হচ্ছে এই ভুলটা করার জন্য, নাকি আন্ডারস্টেটেড হচ্ছে 100 জায়গায় 90 লিখলে। हाँ अंडरस्टेटेड होच्छे। तो फिर ये वाला भी नहीं होगा ना, वही बोल रहा है। फिर बोल रहा है नेट इनकम कम हो जाएगा उस पीरियड का। अब इस चीज को समझो, नेट इनकम कम ज्यादा का बात हम बोल रहे हैं। ये एक बार हटाते हैं, नेट इनकम का बात समझो। जैसे मेरा वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, तो एक मेरा 90 आया था और एक मेरा कितना आया था, एक 90 आया था और एक मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना आया था। एक तरफ मैंने लिखा था 120 और 100, तो एक तरफ मेरा 20 आया था और एक तरफ मेरा कितना आया था 120, और उधर लिखा था मैंने 90, तो एक मेरा 30 आया था। तो ये मान लो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। अब मान लो हम ये गुड्स को, ये मेरा क्या हो गया, ये फिनिश गुड्स जो मेरा ट्रांसफर होके आया मेरे पास, ठीक है, और ये मेरा जो है सही होने पे होता, ये गलत होने पे हुआ है। अब हम मान लो इसे बेच रहे हैं
40 रुपीज में, ठीक है। तो मुझे पता है कि हम इसे 40 रुपीज में बेचेंगे, तो अगर मेरा 20 का चीज 40 में बिका तो मेरा प्रॉफिट 20, और अगर मेरा 40 का चीज 30 का चीज 40 में बिका तो मेरा 10 का प्रॉफिट। अब ये तो मेरे से गलती के वजह से 30 आया, सही तो मेरा 20 होना चाहिए था। तो मेरा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, गलत अंडरस्टेटेड ऑफ क्लोजिंग WIP होने पे मेरे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, हम डिक्रीज हो গেছে। हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा? हम आंसर एक है, ठीक। हाँ। अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, ठीक है, तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है सेल्स इज इक्वल टू, सेल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस COGS, नेट प्रॉफिट प्लस COGS। बोलो सेल्स कैसे निकालो, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स COGS प्लस GP হবে। हाँ, तो ऑप्शन बी होगा, सही है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, और नीचे दिया होगा ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द थ्री। तो हाँ, ये हम बता देते हैं, देखो जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसी को प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, उसी को वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो मैंने जहां पर तुम लोग को नोट्स लिखवाया है ना, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस या ओवरहेड, तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस या ओवरहेड को इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। और एक नाम भी जान लो, फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वही मैन्युफैक्चरिंग है, वही प्रोडक्शन है, क्योंकि सब एक ही बात हो गया ना, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, और उसी को वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ द थ्री। तो ये नाम नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे, इसलिए मैंने बता दिया। एंड फोर्थ नंबर, सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, तो सेल्स वैल्यू जो है बाई प्रोडक्ट का वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल, ओवरहेड, ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। फिफ्थ नंबर में बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या दिखाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक विद कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द थ्री। एक ऑप्शन के अलावा बाकी सब समझ में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, बोलो ए सही है कि नहीं? বাট যে হ্যাঁ এ আর বি তো হবে মানে ডি অপশন হবে, এবার সিটা ম্যাম বুঝতে পারছি না। बुझते पारलें। हाँ, बात सही है, यही होना चाहिए था, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कुछ बोला नहीं है। तो देखो, रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है, जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने दो बुक्स रिकंसाइल किया था, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ बैंक का जो है हमारा पासबुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट, जिनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरर है उनका दो बुक्स बनता है, मतलब उनका कॉस्ट अकाउंटिंग भी फॉलो होता है, उनके वहां फाइनेंशियल अकाउंट भी फॉलो होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, कॉस्ट वाले जो रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंस वाले भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन दोनों के रिकॉर्ड में डिफरेंसेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही वही सेम डिफरेंस, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे फाइनेंस बुक्स जो होता है, फाइनेंशियल बुक्स, उसमें जैसे देखो हम लोगों ने मान लो डिविडेंड पे किया, डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं, हम लोगों ने रेंट पे किया, रेंट रिकॉर्ड करते हैं, हम लोगों ने मान लो जो है कुछ इन्वेस्टमेंट से इनकम किया, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने टैक्स पे किया, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कॉस्ट बुक में जो रिकॉर्ड होता है ना, कॉस्ट वाले को क्या बोला जाता है कि तुम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करोगे, आप लोग सिर्फ रिकॉर्ड करो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से शुरू से लेके गुड्स को मैन्युफैक्चर करने तक का खर्चा आप लोग सिर्फ रिकॉर्ड करो। तो वो लोग ये सारे खर्चे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसीलिए इनके प्रॉफिट के साथ इनके प्रॉफिट में डिफरेंसेस दिखता है, ठीक है। तो बहुत सारा रीजन, जैसे मैंने एक ये रीजन दिया, तो अलग अलग रीजन, जैसे कॉस्ट वाले रिकॉर्ड करते कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, लेकिन फाइनेंस वाले रिकॉर्ड करते कितना मटेरियल परचेज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस दिखता है ना, जैसे देखो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन फाइनेंस वाले क्या लिखेंगे, कंज्यूम नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ लिखेंगे कितना खरीदा था। अब लिख दिया 5 लाख खरीदा था, कॉस्ट वाले लिखेंगे कि 5 लाख में से 4 लाख ही कंज्यूम्ड हुआ। अब ये बोल रहा है रॉ मटेरियल का खर्चा 4 लाख, ये बोल रहा है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंसेस है क्यों हो रहा है, तो वो तो मैंने एग्जांपल दिया क्यों हो रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस की वजह से दोनों बुक्स में अंतर दिखता है प्रॉफिट में, तो उसको हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। तो वो तो हम लोग के अकाउंट्स का पार्ट है नहीं, वो जो है नॉर्मली
इंटर में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो अभी इतना समझ लो कि रिकंसाइल करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। तो क्या ये हमें रिकंसिलिएशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मुझे रिकंसाइल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ही तो डेटा चाहिए, उसी की वजह से ही तो डिफरेंसेस दिख रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो ट्रेडर भी बनाता है। तो ट्रेडर देखो यहाँ पर मैंने इसलिए स्टार्टिंग में सिखाया था कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बाकी ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, ट्रेडर ये सारा चीज जो है वो ट्रेडर बनाते हैं, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है वो ये सारा चीज बनाते हैं, है ना। तो वो एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से रिकॉर्डिंग का तरीका भी दोनों का थोड़ा अलग होता है, इस वजह से रिकंसाइल करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें रिकंसाइल करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। और वैसे भी ए और बी होगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि डी होना चाहिए, फिर भी समझ लेना चाहिए। तो ये आंसर हमारा डी हो गया। बोलो समझ में आ गया बात? हाँ मैम। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही।